दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जजेस की अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है, जजेस कैसे चुने जाते हैं, कैसे नियुक्त होते हैं, है ना। तो इससे पहले वाली वीडियोस में उन्होंने जाना कि हमारी जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट क्यों है और उनका इंडिपेंडेंट होना क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। अगर वो इंडिपेंडेंट ना हो तो उनका एक्शन पर्टिकुलरली किसी इंसान के लिए, किसी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए हो सकता है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना हो तो उनका एक्शन लाइकली बायस हो सकता है, किसी एक पक्ष के लिए झुकाव हो सकता है। अगर वो इंडिपेंडेंट है तभी तो वो एक इम्पार्शियल वे में काम करती है, तभी तो वो फेयर वे में काम करती है, राइट। तो आज बात करेंगे अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है। तो जजेस का अपॉइंटमेंट एक काफी कंट्रोवर्शियल मामला है। किस टर्म में? तो पॉलिटिकल टर्म में। अब आप लोग पूछोगे कि कैसे ये कंट्रोवर्शियल है। वो ऐसे कि जो जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है उनमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नर्स इन्वॉल्व होते हैं, चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आफ्टर ऑल किसी पार्टी के ही चुने हुए नेता होते हैं ना, वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से ही होते होंगे ना। गवर्नर किसी पर्टिकुलर पार्टी से ही तो आते होंगे, चीफ मिनिस्टर किसी पर्टिकुलर पार्टी से ही तो आते होंगे। तो ये काफी पॉलिटिकली काफी कंट्रोवर्शियल मामला रहता है, ठीक है ना। अगर कोई भी इंसान मान लो फेवर कर रहा हो, कोई भी जजेस मान लो किसी इंसान को फेवर कर रहा हो, पॉलिटिकल लीडर को, तो क्या करेगी सरकार की? उन्हीं को नियुक्त कर देगी एज अ जजेस, है ना। और ऐसा हुआ भी है, एग्जाम्पल भी है हमारे पास कि ऐसा एक्चुअली में हमारे इंडियन पॉलिटिकल सोसाइटी में ऐसा हो चुका है, ठीक है। अब कब हुआ है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, फाइन। सबसे पहली बात आती है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे नियुक्त होते हैं। तो हमारी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एक ऐसी प्रथा चलती आ रही है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनको सीजेआई अपॉइंट किया जाएगा। ये क्या है? एक कन्वेंशन है, एक प्रथा है ना। अपॉइंटेड ऑफ सीजेआई कैसे होता है? तो बाय कन्वेंशन वेयर बाय सीनियर मोस्ट जज अपॉइंटेड एज सीजेआई। जो सबसे सीनियोरिटी के हिसाब से उनको अपॉइंटमेंट मिलेगा एज सीजेआई। लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी में एक बार हो चुका है ऐसा जहां पे सीनियोरिटी को साइड में रखकर किसी फेवरेबल इंसान को सीजेआई बनाया गया था। अब ये कब हुआ था? तो 1973 में एएन रे को सीजेआई बना दिया गया था। और ये 1973 में किसकी सरकार चल रही थी? तो इंदिरा गांधी की, ठीक है। तो ये जो ईयर है वो काफी लैंडमार्क है। अब आप लोग पूछोगे लैंडमार्क क्यों है? क्योंकि 24 अप्रैल 1973 में एक बहुत ही लैंडमार्क केस आया था। वो कौन सा था? केशव नंदा भारती केस, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का फंक्शन आया, का कंसेप्ट आया था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टेन बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको आप अमेंडमेंट से वॉयलेट नहीं कर सकते हो। तो इसी ईयर में ये कंसेप्ट आया था। तो एएन रे जो थे वो सबसे सीनियर मोस्ट जज नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के, फिर भी उनको सीजेआई बनाया गया, ठीक है। उनसे भी सीनियर मोस्ट 3 जजेस थे, लेकिन उन तीनों को छोड़ के जो सीनियर नहीं थे उनको सीजेआई बनाया गया। उन तीनों में किन्हीं को क्यों नहीं बनाया गया सीजेआई? क्योंकि वो जो डिसीजन में, जो बेसिक स्ट्रक्चर का डिसीजन था, वो तीनों जज उसमें शामिल थे और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन लिए थे। इसीलिए उन तीनों में से किसी को भी नहीं बनाया गया। उनके तीनों की सीनियरिटी को साइड में रख के एएन रे को क्या बना दिया गया? सीजेआई। यानी ये एक प्रथा कब टूटी? 1973 में, जब एएन रे को बिना सीनियरिटी देखे
उनको सीजीआई अपॉइंट कर दिया गया था। फिर एक बार और हुआ था जिसमें एमएच बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और उस समय जो एचआर खन्ना थे वो उनसे सीनियर थे। ये कब हुआ था? तो 1975 में। आप लोग के बुक में मेंशन किया गया है, ओके ना। लेकिन आपकी बुक में ये मेंशन नहीं किया गया है कि उन तीनों जज की सीनियरिटी थी, लेकिन उन तीनों से किसी को नहीं बनाया गया। वैसा इसीलिए हुआ कि उन तीनों ने गवर्नमेंट की अगेंस्ट डिसीजन लिया था, ठीक है। तो आप एक काइंड ऑफ रिवेंज समझ सकते हो कि उनकी सीनियरिटी को साइड में रखकर एन रे को सीजीआई बनाया गया था, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब बात करते हैं कि अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। तो अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग सीजीआई। तो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। किसके किसके कंसल्टेशन से? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड अगेन जो प्रेसिडेंट है वो किनके एड एंड एडवाइस से काम करते हैं? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हो गया ना ये पॉलिटिकल। इसीलिए तो क्या बोला जाता है, एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन ही बोल सकते हैं, है ना। कि आखिरकार में तो यहाँ पॉलिटिक्स आ ही गई, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मिनिस्टर होते हैं किसी ना किसी पार्टी से तो एसोसिएट करते ही हैं, एक पार्टी से एसोसिएट तो करते ही होंगे, है ना। तो मैंने यहाँ क्या बोला कि आफ्टर कंसल्टिंग सीजीआई, ठीक है। तो यहाँ पे सोचा गया कि आखिर सीजीआई कंसल्ट करने का क्या जरूरत है। आखिर जो एंड ऑफ द डे डिसीजन किसके पास होता है अपॉइंटमेंट का? वो प्रेसिडेंट के पास होता है। और वो किनके एडवाइस से काम कर रही थी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जो स्टार्टिंग में क्या फील किया गया कि जो सीजीआई का जो रोल है वो कंसल्टिव है, वो बस एक सलाह दे कि भाई आप इसको चुन लो, लेकिन मानना नहीं मानना ऐसा नहीं था कि बाइंडिंग है वो प्रेसिडेंट, ऐसा तो नहीं था, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ? Finally, it is suggested that CGI should recommend name of the person to be appointed in consulted with the four most senior judges of the court. Hence, it has established the principle of collegiality. तो कंक्लूजन में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या लिया कि ठीक है, जो सीजीआई का जो रिकमेंडेशन होगा, ठीक है, वो किनके साथ मिलकर लेंगे? तो 4 सीनियर मोस्ट जज के साथ बैठ कर डिसीजन लेंगे कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन सीजीआई बन सकता है, ठीक है। वो कंसल्ट किससे करेंगे? 4 मोस्ट सीनियर जज ऑफ द कोर्ट। तो सीजीआई प्लस 4 मोस्ट सीनियर जजेस। तो सीजीआई और 4 मोस्ट सीनियर जजेस का मिलकर डिसीजन लेंगे कि किनका नाम भेजना है फॉर दी सीजीआई, फॉर द पोस्ट ऑफ सीजीआई, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो सीजीआई प्लस 4 मोस्ट सीनियर जजेस ये बोलेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर आदमी जज बनने के लायक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिस्टम डेवलप हो गया? तो कॉलेजियल, यानी एक समूह के तौर पे लिया जा रहा है। यहाँ पे सीजीआई तो इंडिविजुअली यहाँ पे नहीं बोल रहे कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन को जज बना दो, तो नहीं बोल रहे है ना। तो एक कॉलेजियल सिस्टम बनाया गया, यानी एक समूह बनाया गया, ग्रुप बनाया गया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो जुडिशियरी होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है होते हैं, वो अपॉइंटमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सीजीआई भी रिकमेंड करते हैं फॉर द नेम ऑफ द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज जज, है ना। तो उनका भी रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगला पॉइंट क्या है कि अब जजेस के रिमूवल की प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो उनको रिमूव करना इट इज नॉट एन इजी टास्क एट ऑल। आप ऐसे ही नहीं जज को उठा के फेंक सकते हो ऑफिस के बाद। वो काफी एक डिग्निफाइड पोस्ट होता है ना जज का। ऐसा तो नहीं है कि कल उनको भेज दिया जाएगा धक्के मार के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो बिल्कुल नहीं हो सकता।
उनके लिए बकायदा प्रोसेस होता है एंड दैट प्रोसेस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ठीक है ना। और आज तक किसी भी जज पे, किसी भी सीजीआई पे इम्पीचमेंट नहीं लगा है, ठीक है ना। तो इम्पीचमेंट से हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस एंड प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, लेकिन मैं फिर से बात बोल रही हूँ कि ये एक इजी टास्क नहीं होता है, ठीक है। तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर। अगर कुछ ऐसा वो गलत काम करते हैं, ठीक है, और वो प्रूवन मिसबिहेवियर होना चाहिए, ठीक है ना, मिसबिहेव हो, बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल काम किया हो, तब उनको एक हटाने की प्रक्रिया के बारे में सोचा जाएगा, ठीक है ना। तो जजेस को रिमूव करने के लिए उनका जो ग्राउंड होगा क्या होगा, प्रूवन मिसबिहेवियर, ठीक है। तो इनका प्रोसेस कैसे, उनको कैसे रिमूव किया जाएगा उनके पोस्ट से, तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। मोशन कंटेनिंग चार्जेस अगेंस्ट जज मस्ट बी अप्रूव बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये हम लोग ने चैप्टर 3 में भी पढ़ चुका है कि क्या होता है स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। तो 2/3 मेजॉरिटी जज को भी रिमूव करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो चार्जेस उन पे फ्रेम होते हैं कि आपने ये काम किया है, तो आपको इन ग्राउंड पे आपको रिमूव किया जाता है एंड वो जो मोशन होगा उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाना होगा। एंड ये डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि ये 2 कंडीशन मांगती है। पहला तो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 200 है, 200 मेंबर प्रेजेंट है एंड 2/3 चाहिए, ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा क्या, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, कैलकुलेट करके निकाल लेना और जो आएगा फाइनल रिजल्ट तो क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड द वोटिंग एंड प्लस 2/3 चाहिए टोटल मेंबरशिप का, ठीक है ना। हाउस के टोटल मेंबरशिप का कितना चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। यानी ये 2 कंडीशन फुलफिल होगा तभी आप एक जज को हटा सकते हो। इसीलिए प्रोसेस काफी डिफिकल्ट है। आपने देखा कि जो अपॉइंटमेंट की प्रोसेस में एग्जीक्यूटिव का अपर हैंड रहता है, ठीक है, लेकिन रिमूवल में पार्लियामेंट का अपर हैंड होता है, यानी लेजिस्लेचर का अपर हैंड होता है। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो हमारा जो सिस्टम है वो एक बैलेंस वे में काम करता है। ऐसा नहीं कि एक को बहुत पावर दे दिया गया, एक को बहुत कम पावर दिया गया, सब एक बैलेंस वे में काम कर रही है ताकि सिस्टम में बैलेंस बना रह सके, एक संतुलन स्थापित हो सके। अगर संतुलन नहीं होगा क्या होगा, इनस्टेबिलिटी होगी, पीपल लोग के काम पे ध्यान, पीपल लोग के जो पॉलिसी फ्रेम होंगे वो ढंग से नहीं बन पाएंगे, और जब जनता ही खुश नहीं रहेगी तो सिस्टम किस बात का, ठीक है ना। तो किसी लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि ये दोनों कंडीशन रिक्वायर्ड होता है। एक तो प्रेजेंट वोटिंग भी चाहिए इसमें एंड 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, कि टोटल मेंबरशिप का आपको कंसेंट मिल ही जाएगा 2/3 का, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो मिल भी सकता है लेकिन ये तो मिलना काफी मुश्किल है। इसीलिए अभी तक किसी भी जजेस पे, किसी भी प्रेसिडेंट पे अभी तक इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं लग सका है, ठीक है ना। और एक बार ऐसा हो चुका है कि ऐसा कुछ मतलब कि इम्पीचमेंट प्रोसेस एक बार चल चुका है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। वो कहाँ हुआ था, तो पंजाब के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को, जिसका नाम था जस्टिस रामास्वामी, उनको हटाने का बात किया गया था लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। क्यों, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी तो उनको मिल गया, 2/3 मेजॉरिटी पे लोगों ने उनको वोट तो कर दिया लेकिन टोटल मेंबरशिप उनको नहीं मिला था। टोटल मेंबरशिप यानी 2/3 ऑफ द टोटल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबरशिप नहीं मिल पाया था।
वोटिंग प्रोसेस में, क्योंकि कांग्रेस ने वोट देने से एब्सटेन कर दिया था, वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं की थी। इन कारणों के कारण उनपे उनको हटाया नहीं जा सका थ्रू द इम्पीचमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो चुका है। ठीक है ना। तो आज हम लोग ने जाना कि जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, सीजीआई कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, तो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं सीजीआई, जो सीनियरिटी के हिसाब से उनको सीजीआई बनाया जाता है। हाउएवर देयर इज एक्सेप्शन, जिसको हम लोग ने जान लिया है कि 1973 में एएन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। हालांकि 3 अदर जजेस भी थे, ठीक है, लेकिन उनको सुपरसीड करके एएन रे को बना दिया। ठीक है, फिर अगेन 1975 में एमएच बेग को बना दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस समय भी एचआर खन्ना उनसे ज्यादा सीनियर थे, लेकिन उनको बनाया नहीं। अगेन जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है उनमें कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, कंसल्ट करते हैं सीजीआई से, एंड देन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था, ये काफी मैटर था कि उनका जो रोल होगा वो कंसल्टिव होगा, क्या होगा। तो उस समय कोर्ट ने डिसीजन लिया कि कंसल्ट करेंगे अदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कोर्ट में, और वो रिकमेंड करेंगे कि हाँ उनको जज बनना चाहिए। तो कॉलेजियल सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया। अगेन रिमूवल ऑफ जजेस, हम लोग ने जाना कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेसिडेंट वोटिंग भी चाहिए, एंड अगेन 2/3 टोटल मेंबरशिप भी चाहिए पूरे हाउस का। ठीक है ना, इट इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए उनका रिमूवल काफी डिफिकल्ट है। एंड दोनों प्रोसेस में, एक प्रोसेस में एग्जीक्यूटिव का अपर हैंड है एंड एक प्रोसेस में लेजिस्लेटिव का अपर हैंड है, यानी हमारी जो सिस्टम है एक बैलेंस वे में काम कर रही है। अभी आप लोग रिमूवल ऑफ जजेस कैसे होता है उससे कंफ्यूज मत होना। अभी के लिए इतना ही जान लो कि 2/3 मेजॉरिटी टोटल इलेक्शन ऑफ द हाउस रिक्वायर्ड है, एंड अगेन 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी मेंबर्स प्रेजेंट वोटिंग भी रिक्वायर्ड है। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है जुडिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तो एक से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, अगर आप लोग को रिमूवल जैसे समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं अगले वीडियो में उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूंगी। ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगी अगर आप लोग को इन डेप्थ जानना है तो। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।